हेलो डियर लर्नर्स, 822 IA हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं 822 IB 2024। तो सबसे पहले हम MCQ सोल्व कर रहे हैं। सेक्शन ए इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन था आपको? गिवन है इफ HCF of 65 and 117 is expressed as 65P minus 117, देन द वैल्यू ऑफ P। आपसे P की वैल्यू पूछिए कि P की वैल्यू क्या होने वाली है। ओके, तो आपको P की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी होगी। सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर हम, सबसे पहले जो आपको नंबर्स दे रखे हैं, जैसे कि 65 यहाँ गिवन है, तो 65 के हम फैक्टर्स कर लेंगे। सबसे पहले 65 इक्वल्स टू कितना होगा? 13 5 जा 65 होता है, मीन्स 5 मल्टीप्लाई 13 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। फिर दूसरा नंबर हमारे पास है 117, तो 117 के फैक्टर्स कीजिएगा। 117 13 9 जा कितना होता है? 117। तो हम क्या करेंगे? 13 9 जा मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ये क्या हो जाएंगे? 13 3 जा 39 3 जा 717 और 13 9 जा 117 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो क्या करने वाले हैं इसमें हम, बताइएगा जो HCF होता है दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा। यहाँ पर देखें आप, 13 इन दोनों में कॉमन फैक्टर है। सो HCF कितना होने वाला है? HCF इक्वल्स टू 13। बट क्वेश्चन की कंडीशन कुछ और ही कह रही है। क्वेश्चन की कंडीशन में क्या कहा है कि इसका जो HCF है वो क्या होने वाला है? HCF वो 65P माइनस 117 होगा। ओके, 65P माइनस 117, वही हम लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो है जो HCF है 65P माइनस 117 है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो HCF आया है वो कितना आया है? 13। तो यहाँ पर इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? ये 13 के इक्वल। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड करेंगे। 65P इक्वल्स टू 117 को राइट साइड में ट्रांसपोज कीजिएगा तो प्लस होगा 117। 65P की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। सो 65P इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कीजिएगा 117 और 13 को, कितना आएगा? 130। वो P की जो वैल्यू आएगी 130 अपॉन 65, 65 यहाँ अपॉन में चला जाएगा और इसको रिड्यूस कीजिएगा 65 से 2 टाइम्स, क्या होगा? 130। सो वैल्यू ऑफ P इक्वल्स टू 2। यहाँ पर P की वैल्यू क्या आ गई है? 2। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B 2। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। क्वेश्चन सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ 2 tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री विल बी। 2 tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी थी। सो सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे 2 tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू को पुट कीजिएगा। 2 मल्टीप्लाई tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 स्क्वायर। ये tan 45 की वैल्यू फिर से 1 होगी तो 1 स्क्वायर होगा। 2 1 जा 2 अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर क्या होगा? 1। सो 2 अपॉन 2, 2 1 जा 2। सो फाइनल वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर वो कितनी आ रही है? 2। सो ऑप्शन नंबर क्या होगा? C। ऑप्शन C विल बी राइट आंसर। सो जो एक्सप्रेशन है इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है LCM ऑफ, आपको गिवन क्या गिवन है? LCM ऑफ 15 18 एंड 24 इज, इन तीनों नंबर्स का LCM क्या होगा? सो आप यहाँ पर कोई भी मेथड यूज कीजिएगा, मैं यहाँ पर फिर भी कॉमन जो फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है उसको यूज कर रहा हूँ। तो 15 के फैक्टर्स होते हैं 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 जा 15। 18 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 बचेगा और फिर 3 3 जा 9, तो 3 3 2 इसमें जाएगा 18 के फैक्टर्स। उसके बाद आता है 24। 24 को आप पहले 2 से डिवाइड कीजिएगा 24, तो 12 बचेगा यहाँ पर। 12 को फिर 2 से 6 आएगा, 2 से फिर 3 आएगा। इस तरीके से ये फैक्टर्स आ गए 24 के। हम क्या निकालने वाले हैं यहाँ पर? इनका LCM। LCM, सो LCM पूछा गया। देखो LCM लिखने के लिए जो ग्रेटर नंबर होती है उसके सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं हम।
24 के सारे फैक्टर्स लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब जो फैक्टर इसमें नहीं है वो लिख लीजिएगा। अब ध्यान से देखें, हम क्या कर रहे हैं, पहले 24 के फैक्टर्स देख रहे हैं 2, और यहाँ पर 18 में भी 2 ऑलरेडी है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर से आप देखें, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, लेकिन जो थर्ड फैक्टर है 18 के, जो यानी कि ये वाला जो 3 बचा हुआ है, ये यहाँ पर फैक्टर्स में नहीं आया है, तो इसलिए हम इस फैक्टर्स को यहाँ मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और उसके बाद क्या है, 2 और 2 ऑलरेडी यहाँ पर है ही नहीं। 15 में अगर हम देखें ध्यान से तो 3 आ चुका है पहले, ये देखो तीनों में 3 है ऑलरेडी, तो 3 दोबारा ना लिखा जाए। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, जो लास्ट में 5 बचा है ना, ये इस 5 को आप यहां लिखिएगा, मल्टीप्लाई 5। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 6 कैरी हो जाएंगे, 15 2 जा 30 और 6 36 हो जाएगा। सो जो एलसीएम यहां पर आया है वो कितना आया है, 360। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 360। अब चाहे तो इन सभी का एक साथ इस तरीके से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, 15, 18 एंड 24। ओके, सो यहां से आप इस तरीके से भी फैक्टर्स यहां से एलसीएम इनका निकाल लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यू है, यहाँ पर मेथड से मतलब नहीं है, यहाँ पर आपका आंसर से मतलब है। ठीक है, तो आंसर आपका इस तरीके से भी आ सकता है। क्वेश्चन देखते हैं 4। क्वेश्चन 4 इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 148 अपॉन 185। 148 अपॉन 185 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होने वाली है, ये आपको बताना है। सो सबसे पहले हम 148 अपॉन 185 को लिखेंगे। यहां पर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए किसी भी एक सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई, हाँ डिवाइड करना होगा, मल्टीप्लाई में तो और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये सिंपल फॉर्म चाहिए तो हमें सेम नंबर से डिवाइड करना होगा दोनों नंबर्स को, यानी कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर 48, ये तो 2 से रिड्यूस हो जाएगा, लास्ट में 8 है, लेकिन 5 2 से रिड्यूस नहीं हो पाएगा। चेक करते हैं क्या ये 3 से रिड्यूस होगा, 8 4 12 प्लस 1 13, 3 से तो रिड्यूस होगा नहीं। फिर 5 से नहीं होगा, 0 और 5 होना चाहिए था, 6 7 से चेक करेंगे, तो इस तरीके से हमें टाइम लग जाएगा इसको चेक करने में। ऐसा कर लेते हैं, लास्ट में 5 दे रखा है डिनोमिनेटर में, हिंट यहां से मिल रहा है कि हमें यहां पर कोई प्राइम नंबर मिलेगी। सो क्यों ना 5 से हम 185 को डिवाइड करके देख लें पहले। 5 3 जा 15, 3 और यहां पर ये 5 आ जाएगा, और 5 7 जा 35। मीन्स ये हो गया कि 37 से ही क्यों ना डिवाइड किया जाए दोनों नंबर्स को, क्योंकि 37 वो प्राइम नंबर होगा जो इसको रिड्यूस करेगा या सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएगा। तो 37 से हमने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों में डिवाइड कर दिया। अगर आप देखें तो 148 को 37 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 4 जा होता है 28, 2 कैरी, और 4 3 जा 12 और 2 14, यानी कि यहाँ पर 4 टाइम्स ही डिवाइड हो रहा है। अपॉन 37 से इसको 185 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स ये हो ही रहा है, आपने देखा 37 से कितना, 5 टाइम्स। सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4/5। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन कौन सा करेंगे, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन नंबर। यस, फॉर विच वैल्यू ऑफ पी, आपको पी की वैल्यू यहां पर फाइंड करनी है। द इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 6x माइनस पी वाई इक्वल्स टू 16 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। ये क्या कर रही हैं, कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो आपको ये बताना होगा, तो हम पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। क्या गिवन है, 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है, 6x माइनस पी वाई इक्वल्स टू 16 है, तो इसको रिप्लेस क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, सो माइनस 16 हो जाएगा, जो इक्वेशन में गिवन है। अब हम इनको कंपेयर करेंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन को ax2 प्लस हम इसको कंपेयर करेंगे पहली इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से, और दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। क्लियर। तो कंपेयर कीजिएगा, हम यहां लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग
कंपेयर कर रहे हैं हम। सो कंपेयर करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलने वाली है वो देखिएगा। सबसे पहले जो वैल्यू आ रही है A1 की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 3, तो वैल्यू ऑफ A1 इक्वल्स टू 3। और अगर हम देखें यहाँ पर तो B1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी -1, B1 होगा -1, और जो C1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 8। ओके, कंपेयर करने पर सेम हेयर A2 की वैल्यू जो होगी वो 6 होगी, आप कंपेयर कर पा रहे होगे यहाँ से। और जो B2 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी -P, एंड वैल्यू ऑफ C2 will be equal -16, and the equations represent coincident lines। ये जो इक्वेशंस हैं ये कोइंसिडेंट लाइन को शो कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए। क्या कंडीशन होती है? A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। इस कंडीशन में क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, और लाइनें कैसी हो जाती हैं यहाँ पर, ये कोइंसिडेंट लाइंस हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर अब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे A1, A2, B1, B2, C1, C2 की। ठीक है, सो A1 की जगह हम 3 रिप्लेस करेंगे, अपॉन A2 की जगह क्या आएगा 6, इक्वल्स टू B1 को रिप्लेस करेंगे किससे, B1 की वैल्यू आई -1, तो -1 लिख लेते हैं यहाँ पर, अपॉन B2 की जो वैल्यू वो है -P। ओके, तो C1 C2 की जरूरत नहीं है क्योंकि P की वैल्यू पूछे जो इन्हीं से आ सकती है। माइनस से माइनस कैंसिल कीजिएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो P की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 1 जा 2। सो वैल्यू ऑफ P इक्वल्स टू 2, दैट इज आंसर हियर। ऑप्शन नंबर बी शुड बी राइट आंसर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या होगा, सही आंसर होगा। पी की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं, 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 इज द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x plus 2py equals to 2 and 2x plus 5y plus 1 equals to 0। ये दो लाइनें दे रखी हैं, आर पैरेलल। दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं। देन द वैल्यू ऑफ p, तो आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम जो हमने पहले क्वेश्चन किया था इसी तरीके से इसको भी सोल्व किया जाएगा। इक्वेशन लिखिएगा सबसे पहले 3x plus 2py, और जो 2 राइट साइड में दे रखा है ट्रांसपोज करके लेफ्ट में ले आएंगे, -2 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन जो गिवन है वो आपको है 2x plus 5y plus 1 इक्वल्स टू 0, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां पर हम कंपेयर फिर से वही करेंगे। पहले आप इसको कंपेयर कीजिएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से, और दूसरी इक्वेशन को कंपेयर किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। सो कंपेयर करेंगे तो a1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 3, b1 की वैल्यू क्या होने वाली है 2p। ध्यान से देखना, b1 की वैल्यू क्या होगी 2p होगी यहाँ पर। ओके, c1 की जो वैल्यू होगी वो होगी -2, एंड a2 की वैल्यू 2 आने वाली है, b2 की वैल्यू 5 एंड c2 की वैल्यू 1। क्लियर? अब आपसे क्या कहा है, द लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स कैसी हैं, पैरेलल। सो आपको पैरेलल कंडीशन मालूम होनी चाहिए कि पैरेलल की कंडीशन क्या होती है। पैरेलल कंडीशन देखें, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, सो a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाता है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल होता है किसके, c1 अपॉन c2। सो यहां पर हम फर्स्ट कंडीशन पुट कीजिएगा, यहाँ पर a1 की वैल्यू 3 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 2 इक्वल्स टू b1 की वैल्यू 2p अपॉन b2 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 5। p की वैल्यू फाइंड करनी थी और p यहां ऑलरेडी आ चुका है। सो हम क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 इंटू 5 और 2 इंटू 2p, 2 इंटू 2p इक्वल्स टू 3 इंटू 5। सो वैल्यू ऑफ p इक्वल्स टू 3 5 15 अपॉन
2 2 ज़ा 4। पी की वैल्यू यहाँ पर क्या देखने मिल रही है हमें, 15/4। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 15/4। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गिवन है 15/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 7। सो क्वेश्चन 7 में गिवन है, क्वेश्चन 7 is if cot theta, if 15 cot theta equals to 8, then the value of sin theta will be। कोट थीटा की वैल्यू 8/15, सॉरी 15 कोट थीटा की वैल्यू 8 है सब, तो अब आपको साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, कोट थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखें आप, कोट थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 8, और यहां पर जो मल्टीप्लाई में 15 दे रखा है वो राइट साइड में क्या होगा, डिवाइड में होगा, ठीक है, 8/15। अब हम क्या करेंगे, एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। सो एक राइट ट्रायंगल यहां ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ABC। ओके, अब यहां पर अगर हम बी को एंगल को 90 डिग्री मान लें, एज्यूम कर लें, सो हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी। कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस क्या होगा, इसमें 8 होने वाला है, ओके, बेस क्या होगा 8, और परपेंडिकुलर क्या होगा 15। सो हमें यहाँ पर हाइपोटेनस चाहिएगा, जो कि हाइपोटेनस क्या होगा, रूट ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी कि बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होने वाला है, 15 स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 8 64। ये जो वैल्यू आ जाएगी कितनी होगी, यहां सोल्व कर लेते हैं। हाइपोटेनस इक्वल्स टू 225। पाइथागोरस तो आपने थ्योरम पढ़ी रखी होगी, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको आती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज की है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे 289, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 289। हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, ये होता है 17 का स्क्वायर। सो 17 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है, 17 होगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस लिख लेते हैं, यहाँ पर कितना आया है 17। ओके, या इधर मैं लिख देता हूं लेफ्ट में, मैं यहां पर इसको लेफ्ट में लिख लेता हूं, वही हाइपोटेनस को 17। ओके, हाइपोटेनस कितना आया हमारा 17 आया, क्लियर है। सो हाइपोटेनस 17 है। अभी हमें क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा। और साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आप परपेंडिकुलर देख पा रहे हैं क्या है 15 अपॉन हाइपोटेनस कितना आया है 17। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, ये 15/17। आंसर क्या हो जाएगा 15/17, जो कि आपको गिवन है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी क्या है 15/17, ठीक है। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 8। क्वेश्चन 8 is given here, if triangle ABC and if ABC and XYZ are two similar triangles, दो similar triangle हैं, where angle A equals to 75 degree and angle Y equals to 57 degree, then the value of angle C will be। so angle C की वैल्यू आपको बतानी होगी। सो आप ध्यान से देखें, जब भी सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो साइड तो सेम रेशियो में हो जाती है, लेकिन एंगल इक्वल हो जाते हैं। सो एंगल ए जो होगा वो एंगल एक्स के इक्वल हो जाएगा, एंगल जो बी है वो एंगल वाई के इक्वल हो जाएगा, और जो एंगल सी है वो एंगल जेड के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। हम यहां लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर triangle XYZ, so angle A equals to angle X, और एंगल A की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर 75 डिग्री। ओके,
एंगल बी इक्वल्स टू एंगल वाई, और एंगल वाई की वैल्यू कितनी गिवन है 57 डिग्री, एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जेड। ठीक है, एंगल सी किसके इक्वल होगा, जेड के। इसको हम एग्ज्यूम कर लेते हैं एक्स, इसको क्या मान लेते हैं हम, एक्स ना मान करके हम यहाँ पर पी मान लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं क्या होगा, ये पी होगा, या फिर इसको ऐसे ही रहने दें आप। एंगल सी जो एंगल जेड है किसके इक्वल होगा ये आपको बताना है। ये सब आया कहां से है, सीपीएसटी से, सीपीएसटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, सो एंगल सी या एंगल जेड, आपको सी एंगल बताना है, तो आप बताएं एंगल किसी भी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। सो ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी है 75 प्लस एंगल बी की वैल्यू 57 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। ओके, अब एंगल सी फाइंड करने के लिए इन दोनों को ऐड कीजिएगा, 75 और 57 को। ओके, सो यहां पर आने वाला है 132 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर। अब यहां पर एंगल सी फाइंड करेंगे, सो कितना होगा 180 माइनस 132। 180 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा 132 को। सो आंसर आपका हो जाएगा एंगल सी इक्वल्स टू 48 डिग्री। क्लियर, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या होगा 48 डिग्री। इसका क्या होगा, थर्ड एंगल हो जाएगा एंगल सी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 48 डिग्री। क्लियर। ओके, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। Question 9 is the distance of the point M 3, -3,4 from origin। origin से जो डिस्टेंस होगी आपको बता रखा है, origin से डिस्टेंस होता है √x² प्लस y²। मीन्स जो कोऑर्डिनेट आपको गिवन होते हैं वही क्या होती है, origin से डिस्टेंस हो जाती है। तो आपको जो वैल्यू दे रखी है इसको पहले x मानिएगा आप, और जो y है इसको 4 मानिएगा, x को -3। सो -3 जो होगा वो x² हो जाएगा, प्लस y² में क्या हो जाएगा 4²। ये क्या होगी, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होगी। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन -3² होता है 9 और 4² होता है 16। कितना आ जाएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। ओके, सो आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है 5। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन यहाँ पर आया कितना 5 आया है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10। Question 10 is the coordinates of the midpoint. The coordinates of the midpoint of the line segment made by joining the points -2,6 and -2,10 are। आपसे क्या पूछे हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का आपको फॉर्मूला मालूम होगा। मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, लिख देता हूं मैं, कोऑर्डिनेट्स of midpoint equals to x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2। ये होते हैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो हम पहले जो आपको दे रखा है -2, इसको एज्यूम कर लेते हैं x1, और जो 6 गिवन है इसको y1 एज्यूम करेंगे, -2 को हम x2 एज्यूम करेंगे, और 10 को हम y2 एज्यूम करेंगे। क्लियर। सो यहां पर वैल्यू आप प्लेस कीजिएगा, x1 इज -2 प्लस x2 इज -2, सो प्लस माइनस माइनस होगा, y1 इज 6 प्लस y2 इज 10 अपॉन 2, -2 -4 अपॉन 2, 6 plus 10 16 upon 2, 2 2s are 4 and 2 8s are 16। So the coordinates are -2, 8। जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं मिड पॉइंट के वो क्या आए हैं -2, 8। सो आंसर क्या होगा -2, 8, ऑप्शन नंबर।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11. So 11 question is, if AD perpendicular BC, AD perpendicular है BC in an equilateral triangle ABC, then AD square will be. So firstly सबसे पहले यहाँ पर है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हम पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर. इक्विलेटरल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से हमने यहाँ बना लिया है. इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपको गिवन है AD परपेंडिकुलर BC, तो पहले इसके नाम हमें ड्रॉ करने होंगे ABC. ओके, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया. और आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइडें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. क्लियर. सो यहां पर ये तीनों साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी. आगे साथ ही कहा है कि इस पे क्या है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है फ्रॉम पॉइंट ए. सो पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं हम. ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ए डी क्या होगा, एक परपेंडिकुलर होगा यहां पर ए डी. देन एडी स्क्वायर विल बी, आपसे एडी स्क्वायर पूछा और आप ऑप्शन देखें तो सी डी और सी डी के ही टर्म में चारों आंसर हैं. यानी कि आपको ये साइड चाहिए कि सी डी, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ये जो साइड है सी डी, ये आपको साइड चाहिए कि यहां पर. ओके, सो सी डी साइड यहां पर चाहिए और एडी की वैल्यू चाहिए आपको. एडी चाहिए परपेंडिकुलर. देखो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर आप वर्टेक्स से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो क्या करता है, ये मीडियन का काम भी करता है. यानी कि जो बीडी जो साइड होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, डीसी साइड के इक्वल होगी. क्लियर है. सो हम यूज करेंगे इन ट्राइंगल ADC बाय PGT. ओके, पीजीटी यूज कीजिएगा ट्राइंगल एडीसी में. सो जो हाइपोटेनस होगा यहाँ पर AC होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये राइट एंगल होगा और इसके सामने हाइपोटेनस होगा. सो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. क्लियर. अब हमें चाहिए वैल्यू किसकी, AD की. सो AD को हम लेफ्ट साइड में लिख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि AD की वैल्यू फाइंड करनी है. AD स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. ओके, ट्रांसपोज कीजिएगा टर्म्स को. तो AD को हमने ये रखा है, लेकिन AC स्क्वायर के माइनस में क्या आ गया, CD स्क्वायर यहाँ पर आ चुका है. AD को AD ही रहने दीजिएगा इक्वल्स टू AC हमें आंसर में नहीं चाहिए, तो AC को हटा करके बताओ क्या लिखेंगे हम, BC लिखेंगे. क्या लिखेंगे AC की जगह, BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. ऐसा क्यों, क्योंकि AC इक्वल्स टू BC इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ये ट्राइंगल है, इसलिए क्योंकि साइडें क्या होती हैं इसमें, इक्वल हो जाती हैं. क्लियर. सो AD स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. AD स्क्वायर इक्वल्स टू, अब बताओ BC तो हमें साइड नहीं चाहिए, हमें सिर्फ CD साइड चाहिए. तो BC का जो डबल होगा वो क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि CD वैसे ही हाफ है, CD क्या है, हाफ होगा, आधा होगा, क्योंकि मीडियन का भी वर्क कर रहा है AD जो परपेंडिकुलर है. अगर CD हाफ होगा तो हमें BC को रिप्लेस करना, क्या हो जाएगा भाई, डबल ऑफ CD हो जाएगा. CD का डबल क्या होगा, BC स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या यूज करेंगे, CD स्क्वायर. ओके, तो आप देखो AD स्क्वायर की जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आएगी, 2 2 4 CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. अब आप AD स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिएगा, कितना आएगा, 3 CD स्क्वायर. ओके, सो AD स्क्वायर की वैल्यू आई है 3 CD स्क्वायर. कहीं है ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. 3 CD स्क्वायर यहां पर क्या होगा, AD स्क्वायर की वैल्यू होगी 3 CD स्क्वायर. ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 12 क्वेश्चन. क्वेश्चन 12 इज द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC. ट्राइंगल ABC के वर्टिसेस आपको गिवन है 7, 5, 5, 7 एंड -3, 3 रेस्पेक्टिवली. इफ द मिड पॉइंट ऑफ BC is D, then the measure of AD will be. फिर से एक ट्राइंगल हमें चाहिएगा यहां पर. सो पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं.
So here is a triangle, and the name of the triangle is triangle ABC. Triangle ABC. The vertices are 7, 5, 5, 7 and -3, 3. ये तीनों इसके वर्टिसेस दे रखे हैं आपको. इफ द मिड पॉइंट ऑफ BC इज D, BC का जो मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट ये मान लेते हैं D है. BC का मिड पॉइंट क्या होगा? D होगा. देन द मीजर ऑफ AD, तब A से अगर D को ज्वाइन किया जाए तो इसका मीजर पूछा है कि कितना होगा. A से D को हमने क्या करा है? ज्वाइन कर रखा है. तो AD की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि क्या होगी. ओके, सो यहां पर ये मिड पॉइंट गिवन है. क्लियर है? मिड पॉइंट किसका है? ये BC का मिड पॉइंट है. सो D के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या होंगे? मिड पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन में. D इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. ओके, सो यहाँ पर हम x1 और x2 को एज्यूम कर लेते हैं. x1, y1, x2 एंड y2. ओके, सो x1 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर 5 होगी, प्लस x2 की वैल्यू कितनी होगी? -3 आप देख पा रहे हो, अपॉन 2, y1 की वैल्यू क्या होगी? 7, प्लस y2 की वैल्यू कितनी होगी? 3 अपॉन 2. ओके, सो 5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. 5 माइनस 3 अपॉन 2, 7 प्लस 3 10 अपॉन 2. 5 माइनस 3 कितना होगा? 2 अपॉन 2, 2 5 सा 10 और 2 अपॉन 2, 5. या y के जो D के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो कितने हो जाएंगे भाई? 1, 5. ओके, 2 से ये रिड्यूस हो जाएगा 1 टाइम्स. सो द कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे आपके? 1, 5 आ जाएंगे. पॉइंट D के कोऑर्डिनेट 1, 5. अब हमें वैल्यू चाहिएगी AD, क्योंकि आपसे AD की वैल्यू पूछा गया है. ठीक है, अब बताओ आपके पास पॉइंट A है और आपके पास पॉइंट D है. सो आप क्या करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे. ओके, सो पॉइंट A में क्या है? 7, 5. पॉइंट B में क्या है? D में है आपका 1, 5. ठीक है, सो यहां पर फिर से आप इनको x1, x2 एज्यूम कीजिएगा. x1, y1 एंड x2, y2. एंड डिस्टेंस फॉर्मूला आपको चाहिएगा AD. AD क्या होगा? AD इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 स्क्वायर, होल स्क्वायर होता है एक्चुअल में, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. यहां पर ये फॉर्मूला होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. सो वैल्यू यहां प्लेस करेंगे हम. x2 की वैल्यू 1 माइनस x1 की वैल्यू क्या होगी? 7 स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है? 5 माइनस वैल्यू ऑफ y1 इज 5 स्क्वायर. सो 1 माइनस 7 इज -6 स्क्वायर प्लस 0. और -6 का स्क्वायर अगर आप कीजिएगा तो +6 स्क्वायर होगा, और 6 स्क्वायर 36 बनेगा, जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 6 ही होता है. या 6 स्क्वायर क्या होगा? 6 आ जाएगा वैल्यू यहाँ पर. ठीक है, आप चाहें किसी भी तरीके से सोल्व कीजिएगा. क्या होगा? 6 और यूनिट्स आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, क्योंकि आपको कुछ भी यूनिट दे नहीं रखा है, मीटर या सेंटीमीटर में जो भी है. सो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे भाई? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? C, 6 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा. कि जो AD की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 6 यूनिट्स. क्लियर? क्वेश्चन देखते हैं 13. Question is, if sec theta equals to 2, then the value of theta will be. sec theta की वैल्यू 2 गिवन है, तो आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. सो sec theta
इक्वल्स टू 2। अगर आप जो टेबल बनाई हुई थी आपको वैल्यू वाली, एक बार सेक थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा इक्वल्स टू 2, अगर आप देखें तो जो वैल्यू वाली टेबल होती है इसमें आपको देखना पड़ेगा कि सेक थीटा कितने की वैल्यू होती है, कितने डिग्री में। तो सेक थीटा में जो 2 वैल्यू होती है सेक थीटा, वो होती है सेक, अब क्या करेंगे, सेक 60 की जो वैल्यू होगी वो सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ओके, तो 2 को हम सेक 60 से रिप्लेस करेंगे। अगर हम यहाँ कंपेयर करें तो आप देखें ध्यान से, सेक थीटा सेक 60, तो आप कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आने वाली है 60 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं 14 फिर ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। सो यहाँ पर आप देखें, वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपको इसी वैल्यू बतानी है क्या होने वाली है। सो पहले हम यूज करेंगे यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, सो कोसेक स्क्वायर थीटा, यहां पर हम क्या यूज करें, आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा आपका जो होगा वो कोस 10 और कोसेक हो जाएगा, सेक होता है, कोसेक स्क्वायर होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, सो आप यहां देखेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा से कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या वैल्यू बचेगी 1 इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और आइडेंटिटी फर्स्ट यूज कीजिएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगी। सो आंसर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। आंसर क्या आने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी में गिवन है वैल्यू क्या है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं 15। area of the base of a right circular cylinder is 9 pi centimeter square. Radius of its base will be, इसके बेस की रेडियस आपको फाइंड करनी है, क्या होगी। सो एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस का एरिया जो होता है वो क्या होगा, एरिया ऑफ बेस। एक्चुअल में बेस में क्या होता है, एक सर्कल होता है, ठीक है। सो एरिया ऑफ बेस के रखा 9 पाई, और सर्कल का एरिया आपको पता होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, रेडियस आएगी √9। सो रेडियस कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ओके, आपसे ये पूछा है रेडियस ऑफ इट्स बेस, तो बेस की रेडियस आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आंसर कितना है, 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या है, ए ऑप्शन में आपको गिवन है दैट वैल्यू ऑफ रेडियस इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं अब 16। question is area of the square which can be drawn in the circle of radius 4 centimeter. उस स्क्वायर का एरिया बताओ जो 4 सेंटीमीटर की रेडियस वाले सर्कल के अंदर ड्रॉ किया जा सके। ठीक है, सो हम यहाँ पर पहले एक कोशिश करते हैं स्क्वायर ड्रॉ करने की। पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर का। एक सर्कल यहाँ ड्रॉ किया गया है और इसके बिटवीन हमें चाहिएगा एक स्क्वायर। तो यहाँ पर हम एक स्क्वायर भी ड्रॉ करते हैं।
ओके, सो यहाँ पर हमने क्या ड्रॉ किया है कि स्क्वायर ड्रॉ किया है। आपसे पूछा है एरिया ऑफ स्क्वायर विच कैन बी ड्रॉन इन द सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। सो एरिया चाहिए स्क्वायर का। मान लेते हैं यहाँ पर एक सेंटर है इसका और हमने इसको स्क्वायर को एज्यूम किया ए बी सी डी। ओके, सो ओ से अगर पॉइंट यहाँ पर ओ लिया जाए, ओ से सी तक क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी इस सर्कल की, और रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर भी अगर आप ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन करेंगे ओ से को, तो ये भी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। सो डायगनल क्या हो गया यहाँ पर, डायगनल ऑफ सर्कल कितना हो गया 4 + 4 8 सेंटीमीटर। डायगनल क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। और डायगनल ऑफ सर्कल होता है a√2, a√2 = 8 सेंटीमीटर। सॉरी, डायगनल ऑफ सर्कल नहीं, डायगनल ऑफ स्क्वायर क्या होगा a√2 होगा। और यहां से अगर हमें वैल्यू चाहिए कि साइड ए, तो कितना आएगा 8/√2। साइड की जो वैल्यू होगी क्या होगी a/√2 सेंटीमीटर। ये साइड हो गई। अब से कहा है एरिया ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर होता है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर, मीन्स 8/√2 मल्टीप्लाई 8/√2। अब देखो √2 का √2 में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा और 2 बचेगा। 2 4 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। आंसर यहाँ पर आया है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगी यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आप देख पा रहे हैं आंसर में क्या हो जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ गिवन है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन 17 है द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल विल बी। आपसे मीन की वैल्यू पूछी है, जबकि क्लास इंटरवल 3 to 5 की फ्रीक्वेंसी 4 आपको गिवन है, क्लास इंटरवल 5 to 7 की फ्रीक्वेंसी 2 गिवन है, क्लास इंटरवल 7 to 9 की फ्रीक्वेंसी 1 गिवन है, एंड क्लास इंटरवल 9 to 11 की फ्रीक्वेंसी 3 गिवन है। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, मीन फाइंड करना होगा। सो पहले हम लिख लेते हैं CI मीन्स क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल 3 to 5 फ्रीक्वेंसी 4, क्लास इंटरवल 5 to 7 फ्रीक्वेंसी 2, क्लास इंटरवल 7 to 9 फ्रीक्वेंसी 1, क्लास इंटरवल 9 to 11 फ्रीक्वेंसी 3। ओके, सो अब हमें फाइंड क्या करना होता है यहाँ पर XI। क्या फाइंड करना है XI, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। 5 + 3 8 होगा, अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 4। सेम हियर, एक्चुअल में इनके बीच वाला नंबर लिखना होता है। 3 5 के बीच में 4 आएगा, 5 7 के बीच 6 आएगा, 7 9 के बीच 8 होगा और 9 11 के बीच 10 होगा। अब हम क्या निकालेंगे, देखो डेटा ज्यादा मतलब बड़े नहीं है, तो हम इसको सीधा FI XI निकाल लेते हैं। यहाँ पर FI था, XI आ गया हमारे पास। सो हम क्या फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर FI XI। 4 4 ज़ा 16 मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, 6 2 ज़ा 12, 8 1 ज़ा 8, 10 3 ज़ा 30। अब एक्चुअल में हमें इन सभी का सम चाहिए होता है। यहाँ पर समीशन ऑफ FI XI चाहिएगा। तो अगर हम इन सभी को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर हमारा आने वाला है 30 और 30 20 50 66। ऐड करने पर क्या आएगा 56। और यहाँ पर अगर हम ऐड करेंगे, इसको बोलते हैं समीशन FI। समीशन FI 3 to 3 4 to 6 और 4 10 कितना आया 10 यहाँ पर आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। मीन को बोलते हैं x बार इक्वल्स टू समीशन FI XI अपॉन समीशन FI। ओके, सो समीशन FI XI की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 66 अपॉन समीशन FI कितना है 10। सो x बार इक्वल्स टू 66 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे सो कितना आएगा ये 6.6। सो आंसर कितना हो जाएगा 6.6। दैट इज ऑप्शन नंबर C। 6.6 क्या होगा, इसमें मीन आया होगा। क्लियर। क्वेश्चन देखते हैं 18। प्रोबेबिलिटी चैप्टर से क्वेश्चन है 18 में। ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार थ्रो किया गया है
आपने लूडो वगैरह खेला होगा, उसमें डाइस होता है जिसको हम थ्रो करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर विल बी, तो सबसे पहले हमें डाई में नंबर क्या क्या होते हैं, ठीक है, डाई लिखते हैं या नंबर्स ऑफ डाई, नंबर्स इन ए डाई, नंबर्स ऑन अ डाई आप लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 एंड 6 तक यहाँ नंबर होते हैं। एंड जो इसमें प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होंगे, प्राइम नंबर इक्वल्स टू, देखो 1 प्राइम नहीं होता है, 2 3 और 5 यहाँ पर प्राइम नंबर होंगे। ओके, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जो भी पॉसिबल आउटकम है, जो भी हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, 2 3 5, कितने नंबर हैं ये 3 अपॉन जो टोटल नंबर होंगे, टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पर आप देख रहे हो 6, सो अपॉन में क्या आएगा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/2। आंसर क्या होगा यहाँ पर 1/2 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर 1/2। क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, 19 क्वेश्चन में आपको गिवन है द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 20.5 एंड मीडियन इज 21। मीन आपको 20.5 गिवन है, मीडियन 21 है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड, मोड की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तीनों में एक रिलेशन होता है, 3 मीडियन 3 इंटू मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन, आपको ये याद रख लेना है, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहां से आपको मोड फाइंड करना है, तो मोड इक्वल्स टू क्या होगा, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 इंटू मीडियन की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, मीडियन है 21, माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू क्या गिवन है 20.5, सो 21 3 जा 63 माइनस 20.5 का जो डबल होगा 22 जा 40.5 का डबल होगा 1, सो 41 यहाँ बचेगा, 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 4 2, सो आंसर इज 22। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 22। ऑप्शन नंबर क्या है, डी में, ऑप्शन नंबर में ये गिवन है, आंसर 22 हो जाएगा। क्लियर, मोड। अब इसमें जो लास्ट एमसीक्यू है 20, उसको भी कर लेते हैं। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, इनमें से कौन सी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। सो आपको बताया गया है जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1। जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो 0 से 1 तक लाई करती है, यानी कि 0 से कम भी नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती है। ओके, सो यहाँ पर हम ऑप्शन को ही चेक करेंगे, ऑप्शन से ही गो थ्रू होंगे। पहला ऑप्शन है 4/3, अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 3 1 जा 3, यहाँ पर 1 बचेगा और डेसिमल लगाने पर 10 होगा, 3 3 जा 9। इस तरीके से ये पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 4/3 नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, तो 1.33 यहाँ पर आया और आपको बताया प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से 1 तक लाई करती है सिर्फ। ठीक है, सो 1 से ऊपर ये वैल्यू चलेगी, इस कारण से ये कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। सो राइट आंसर इज 4/3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट में इसके अदर क्वेश्चंस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।